जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। लाइट चैप्टर में स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं और साथ ही देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए बच्चों, पहले देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाए, गोलीय दर्पण। जैसे कांच का खोखला गोला है, उसको इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, ऐसे काट के निकाल लीजिए। काट के निकालने के बाद आपको देखिए कुछ ऐसी आकृतियाँ मिलेंगी। जब ऐसी आकृतियाँ मिलेंगी, वैसे एक कांच का टुकड़ा है, इसके एक और पॉलिश कर दो, चाहे अंदर की ओर चाहे बाहर की ओर, तो ये बन जाएगा। एक और पॉलिश करोगे तो दूसरी ओर से चेहरा आपका दिखाई देने लगेगा, यानी दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार से बन जाता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसे बनता है? कांच का खोखला गोला लेंगे, उसको काट कर बनाया जाएगा। कांच के खोखले गोले को काटेंगे, एक और पॉलिश कलई कर देंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार बच्चों अगर देखें तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, यानी स्फेरिकल मिरर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। पहला अवतल दर्पण और दूसरा जो होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में बोलेंगे कॉनकेव मिरर, दूसरा होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण, कांच का एक आप टुकड़ा लीजिए, उसके बाद जो उभरा हुआ पृष्ठ है उस पर आप कलई कर दीजिए, तो अप्रकाश का परावर्तन जो होगा दबे हुए पृष्ठ से होगा। तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। लेकिन जब यही कलई जो है दबे वाले पृष्ठ में कर दी जाए तो परावर्तन किस पृष्ठ से होने लगेगा? उभरे हुए पृष्ठ से, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं बच्चों गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पोल ऑफ मिरर। देखिए बच्चों, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, ठीक, ये या फिर ये एक अवतल दर्पण बना दिया गया, एक उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण? अवतल, ये उत्तल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो दर्पण होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, इसी के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आप सीधा कहेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो, ध्रुव की अंग्रेजी होती है पोल। क्या होती है? पोल। पोल का पहला अक्षर पी, इसलिए इसको किससे दिखाते हैं? पी से। दर्पण के ध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी से। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अंग्रेजी इसकी होती है पोल, इसलिए इसको किससे दिखाएंगे? पी से। आया समझ में? चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अब देखिए बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए गोलीय दर्पण जो होते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, उसके केंद्र को ही हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे?
गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाएंगे उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, केंद्र की अंग्रेजी होती है सेंटर, इसलिए इसको दिखाते हैं सी से। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाएंगे? सी से। इसके बाद होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता केंद्र फिर वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र आप जानते हैं केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। तो केंद्र से लेकर दर्पण के तल तक की दूरी, केंद्र से ध्रुव तक की दूरी या सी से पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब तीसरा बच्चों आता है इसमें मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ऐसी रेखा, एक रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है उसे हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष। ये लाइन जो बच्चों है यही मुख्य अक्ष कहलाएगा, जो सी और पी से होकर जाना चाहिए। ठीक, तो ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाएगी उसे मुख्य अक्ष कहेंगे। अब चौथा देखते हैं, आप मुख्य फोकस कर लीजिए। मुख्य फोकस या फिर केवल फोकस। अगर बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा भेजे, ठीक, तो दर्पण से क्या होगा? परावर्तित होगी। परावर्तित होने के बाद दर्पण के किसी बिंदु से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष की किसी बिंदु से होकर जाएगी। तो इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है प्रकाश किरण, उसके बाद दर्पण से परावर्तित हो रही, फिर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जा रही। सीधा आप बोलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चल रही तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चल रही तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित हो रही, देखो टकरा के लौट रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उस पॉइंट को ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगी मुख्य अक्ष के उसे बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। ये बच्चों जो फोकस होता है ये हो गया मुख्य फोकस। अब देखिए फोकस दूरी एक होगा, क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। मुख्य फोकस को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। ठीक, फोकस दूरी देखो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी एफ और पी के बीच की दूरी जो होगी फोकस दूरी। ये फोकस दूरी जो होती है बच्चों, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी देखो, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाना, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। जो मुख्य फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए होता है एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ये एफ जो है सी और पी का मध्य बिंदु होगा। समझ में आया? अब आगे देखते हैं एक और फोकस तल। फोकस तल, ये फोकस तल क्या होता है? फोकस तल तो मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को हम लोग कहते हैं फोकस तल। ठीक, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत एक तल अगर फोकस पर रखा हो तो उसी को फोकस तल कहा जाएगा। मुख्य अक्ष के अभिलंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसी प्रकार से एक परिभाषा और बचती है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक तो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे अमोनियम 2 से दिखाते हैं। तो आपको क्या क्या बताया गया? पहले बताया गया गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा बताया गया वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या बताया गया, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, या वक्रता केंद्र या पी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? सी तथा पी से होकर, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसके बाद मुख्य फोकस बताया गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। उसके बाद फोकस दूरी बताया गया, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बराबर r/2। फोकस तल बताया गया,
मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। दर्पण का द्वारक बताया गया कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये हो गया आपका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले आप देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप सबसे पहले देखेंगे। और दूसरा आप देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में कुल पढ़ेंगे 6 कंडीशन, ठीक। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में सिर्फ 1 कंडीशन आपको पढ़ना है। चलिए सारे कंडीशंस को बारी बारी देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन इसके पहले आवश्यक यह है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब कैसे बनाए जाएंगे या कैसे बनेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो बच्चों कुल मिलाकर इसमें 3 नियम कंपलसरी आपको पढ़ना होता है। पहला, जब मान लीजिए कोई दर्पण आपको दिया गया है, वो दर्पण अवतल हो या उत्तल, दोनों के लिए आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको एक दर्पण दिया गया है अवतल दर्पण, और दूसरा दर्पण दिया गया है उत्तल दर्पण। ये 2 दर्पण आपको दिए गए हैं। ये लाइन मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव P, ठीक। यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर भी इस तरीके से खींच दिया जाता है, यहाँ दर्पण का ध्रुव P, इधर है वक्रता केंद्र C, ठीक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला नियम कहता है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यफ से होकर जाएंगी या यफ से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। यानी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है, गोलीय दर्पण से टकराएगी तो या तो वो यफ से होकर जाएगी या तो ऐसा लगेगा कि यफ से आ रही है। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष की ये लाइन है आपकी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ये टकराने के बाद यफ से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? यफ से। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यफ से होकर जाती है। दूसरे नियम में आप कह सकते हैं ये लाइन आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, टकराएगी और ऐसे इधर चली जाएगी। ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह प्रकाश की किरण यफ से होकर आ रही है, ठीक। तो अवतल दर्पण में यफ से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में यफ से आती हुई प्रतीत होती है। इतना समझ में आ गया? ये हो गया पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात यफ से होकर जाती हैं या यफ से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण होगा तो यफ से होकर जाएंगी, उत्तल दर्पण होगा तो यफ से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम आप समझेंगे, दूसरा नियम ठीक इसी का उल्टा है। अब क्या होगा? प्रकाश की किरणों को भेजा जाएगा यफ से और वो लौटेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये लाइन आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष, और इसमें ये लाइन आपका हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस है। यहाँ से यफ से होकर एक प्रकाश की किरण भेजते हैं। ये तीर जो है किरण की दिशा को दिखाएगा, ठीक। और ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से इधर प्रकाश की किरण भेजते हैं, ठीक। मुख्य फोकस यफ की ओर भेजते हैं प्रकाश की किरण को और ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस यफ की से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या यफ की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें देखो यफ से होकर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, इसमें यफ की ओर आ रही हैं, ठीक। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो मुख्य फोकस यफ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें
या एफ से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो पहला नियम बता गया, जो समांतर किरणें चलेंगी एफ से होकर जाएंगी। फिर दूसरा बता गया, जो एफ से होकर जाएंगी वो समांतर हो जाएंगी। सिंपल में इजी वे में समझिए आप, अगर समांतर जा रही है तो एफ से होकर निकल जाएगी, ठीक, और अगर एफ से होकर जा रही है तो समांतर निकल जाएंगी। तो दो नियम ये हो गया। तीसरा नियम आप समझेंगे, गोलीय दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण है और यहाँ पर आपको एक अवतल दर्पण दे दिया जा रहा है, ठीक, ये दर्पण का ध्रुवी, यहाँ पर आ गया आपका मुख्य फोकस एफ, यहाँ वक्रता केंद्र सी। अगर सी से होकर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो टकरा कर अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। या फिर उत्तल दर्पण में आइए, सी की ओर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, तो ये टकरा कर अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। तो सीधा साधा आप समझेंगे, सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या सी की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अपने रास्ते वापस लौट जाती हैं, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तीन नियम आप ध्यान में रखना। पहला, अगर प्रकाश की किरण एफ से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो एफ से होकर चली जाएगी, और सी से होकर जाएगी तो अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। यही तीन नियम का प्रयोग होगा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में टोटली आपको इसमें 6 कंडीशन पढ़ना है। 6 कंडीशन कैसे पढ़ना है देखो एक बार में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको मान लीजिए अवतल दर्पण दिया गया है, दर्पण का द्वारा कि M1 M2 मुख्य यहाँ पर ध्रुवी हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया, यहाँ मान लीजिए एफ हो गया। तो पहली कंडीशन 6 स्थानों पर वस्तु कहाँ कहाँ रखी गई होगी। पहली कंडीशन में वस्तु जो होगी अनंत पर होगी। पहली कंडीशन में वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर। दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन में वस्तु अनंत और सी के बीच में होगी। तीसरी कंडीशन में वस्तु सी पर होगी। चौथी कंडीशन में वस्तु सी और एफ के बीच में होगी। पाँचवीं कंडीशन में वस्तु एफ पर होगी, और छठवीं कंडीशन में वस्तु कहाँ होगी, एफ और पी के बीच में। तो ये 6 कंडीशन आपको पढ़ना है। तो पहली कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, तीसरा जब वस्तु सी पर हो, फिर चौथा कंडीशन जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, पांचवा कंडीशन जब एफ पर हो, और छठवां कंडीशन जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो। चलिए देखते हैं बारी बारी सारी कंडीशन को। पहला कंडीशन है बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए एक चीज, अगर अनंत पर होगी तो आते आते वस्तु तक आते आते दर्पण तक आते आते प्रकाश की किरणें जो होगा जाएंगी समांतर। प्रकाश की किरणें कैसी हो जाएंगी, समांतर। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका सन है, सूर्य, और यहाँ कोई छोटी वस्तु रखी गई है, ये प्रकाश की किरणें इससे आएंगी, तो प्रकाश की किरणें आते आते क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको एक दर्पण दिया हुआ है, ठीक, ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ही कंडीशन पढ़ रहे हैं, आपको अवतल दर्पण ही दिया जाएगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक। दर्पण का नाम रख देते हैं M1 M2। ये आपका दर्पण का ध्रुवी, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र सी, ठीक। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें आते आते क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश की किरणें आते आते मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जब प्रकाश की किरणें जाएंगी कहाँ से होकर जाएंगी, एफ से, इस प्रकार से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी एफ से होकर जाएंगी, ये तो नियम ही है आपका। तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो परावर्तित किरणें टकरा कर लौटने वाली दो किरणें जहाँ एक दूसरे को काट दे, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। आया समझ में। दो चीज़ों किरण टकरा के लौटे, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। सीधा साधा आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, एफ पर काटी, और इधर आ रही थी, इधर भी एफ पर काटी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। वस्तु बड़ी रही होगी लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है। अब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये भी प्रश्न उठता है। तो चलिए एक छोटा सा चित्र और आपको बताते हैं, वहाँ से आप सीखिए कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा।
ये आपका दर्पण हो गया M1 M2। ये दर्पण का ध्रुव आपका हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव P। अब मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर है जो कि अनंत पर हम मानते हैं अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है। तो अनंत से प्रकाश की किरण आ रही थी, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण C से आ रही थी और अपने रास्ते वापस लौट गई थी। और दूसरी प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं कि आ रही थी F से होकर इस प्रकार से और टकराकर अपने रास्ते निकल जाती है। और जो प्रतिबिंब बनता है आपका F पर ही बना है। F से आ रही, देखो परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? F पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F पर। कैसे प्रतिबिंब बन रहा है? उल्टा। तो पहले इधर देख रहे हैं जो प्रतिबिंब बना है छोटा बना है, बहुत छोटा, यानी अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बना है। और वास्तविक उल्टा बना है। उल्टा होगा तो वास्तविक, सीधा होगा तो आभासी। और कैसा बना? वास्तविक उल्टा बना है। और प्रतिबिंब बना कहाँ है? F पर बना है, मुख्य फोकस F पर। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा F पर अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं दूसरा कंडीशन। चलिए बच्चों दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा C के बीच रखी हो। तो जब वस्तु अनंत और C के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये लाइन हो गई आपकी मुख्य अक्ष। पॉलिश वॉलिश कर देते इसको पहले, ये पॉलिश हो गया। ठीक, इधर दर्पण का द्वारक नाम दे देते हैं M1 M2। ध्रुव को किससे दिखाएंगे? P से। वक्रता केंद्र को C से, फोकस को F से दिखाएंगे। ठीक, मान लीजिए वस्तु कहाँ रखी गई है? यहाँ। इधर क्या है? अनंत, इधर क्या है? वक्रता केंद्र। अब वस्तु यहाँ रखी गई है, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और इधर से टकराकर F से निकल जाएगी। यहाँ है आपका F। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी प्रकाश की किरण जो जाएगी वह C से होकर जाएगी और अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। आप देखेंगे जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? दो परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ काट रही है? C और F के बीच में काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में। अच्छा बताइए, ये वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा? तो छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। उल्टा है सीधा? अब उल्टा है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब C तथा F के मध्य वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। यानी जब कोई वस्तु अनंत और C के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब C तथा F के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, कहाँ बनेगा? अनंत और C के बीच में होगी, प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगली कंडीशन। चलिए बच्चों तीसरी कंडीशन देखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो। चलिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, उभरे पृष्ठ पर पॉलिश कर देंगे, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होगा। ये बन गया आपका अवतल दर्पण, नाम देंगे M1 M2। यहाँ पर आपकी लाइन हो गई मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव हो गया P और वक्रता केंद्र हो गया C और इसी C पर रखी है एक वस्तु। ठीक, अब देखिए एक किरण को भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकल जाएगी F से होकर, और दूसरी किरण को हम भेजते हैं F से होकर और ये निकल जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रतिबिंब होगा वहीं बनेगा जहाँ पर वस्तु रखी थी। ठीक, देखो एक किरण को हमने कैसे भेजा? मुख्य अक्ष के समांतर, ये निकल गई F से होकर। दूसरी किरण को हमने भेजा F से होकर, ये निकल गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो दो परावर्तित किरणें, एक इधर से आई एक इधर, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? C पर। तो C पर काट रही हैं प्रतिबिंब। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, जब वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? C पर। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। ठीक, यानी जब वस्तु C पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर बनेगा। आभासी सीधा एक वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा।
और वस्तु से छोटा या बड़ा या बराबर, तो बराबर, वस्तु के बराबर। तो आप समझिए, जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर रखी गई होगी तो प्रतिबिंब उसका वस्तु के बराबर बनेगा। सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दिए कीजिए। जो नियम आपको 3 नियम पढ़ाए गए, वस्तु देखना है, वस्तु के बाद कम से कम 2 नियम लगाने हैं। एक, प्रकाश की किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है, परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाए। दूसरा नियम, एफ से होकर भेजना है, मुख्य अक्ष के समांतर नियम निकल जाए। और तीसरा नियम है सी से होकर भेजना है। ठीक, प्रकाश की किरण अपने मार्ग पर वापस लौट जाए। यही 3 नियम लगाने होंगे, प्रतिबिंब आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे देखेंगे जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य रखी हो। लेकिन इसके पहले एक आवश्यक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कभी आप कॉपी में चित्र बनाते हैं तो प्रकाश की किरणें आपकी सही से, कुछ लोग प्रतिबिंब नहीं बना पाते, कुछ लोग की किरणें ढंग से नहीं जाती, तो थोड़ा ध्यान देने का। आपको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ। आप एक गोला प्रकार लेना, गोला प्रकार से इस प्रकार से इसको इसे काटना है। ठीक, गोला प्रकार लेना, मान लीजिए गोला प्रकार की नोक यहाँ रखे और इसको इसे काट दिए। ठीक, अब इसको काटने के बाद इस प्रकार से आप कर देना पॉलिश। ठीक, यहाँ पर नाम देना M1 M2। अब गोला प्रकार की नोक जहाँ रखे हैं इसको इसे खींच के मिला देना। गोला प्रकार की नोक जहाँ रखे थे वहाँ पर आपका हो जाएगा C, इसको ध्यान देना। यहाँ लिखना P। अब देखो C और P के बीच की दूरी मापना, एकदम इसका आधे हाथ पे एक बिंदु लगाना और यहाँ नाम देना PF। ठीक, अब आप प्रकाश की किरणें खींचिए, आपका प्रतिबिंब जैसे बनना चाहिए वैसे बनेगा। ठीक, अब देखिए वस्तु कहाँ होनी चाहिए, सी तथा एफ के बीच में। एक प्रकाश की किरण हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये एफ से होकर निकल जाएगी। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण जो भेजेंगे इसको हम भेजेंगे एफ से होकर जाने वाली। दूसरी प्रकाश की किरण एफ से होकर भेज देते हैं और ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में। कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में। यानी कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है। ठीक, वस्तु से बड़ा बनेगा। सीधा एक उल्टा, उल्टा है। ठीक, तो जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा छोटा बनेगा या बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। आभासी सीधक वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक, कहाँ बनेगा, सी, अनंत तथा सी के बीच में, अनंत तथा सी के बीच में। तो आप ध्यान देंगे, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखी गई होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत। सी तथा एफ के बीच में वस्तु रखी गई होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच में, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक, चलिए बच्चों 5वां कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो, चलिए एक दर्पण बनाते हैं हम लोग सबसे पहले, अवतल दर्पण। ठीक, ज़्यादा बड़ा बना रहा है ये तो, अब ठीक है। ये एक अवतल दर्पण बना लेते हैं हम लोग। ठीक, नाम रखना है M1 M2। यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष हो गई, दर्पण का ध्रुवी, वक्रता केंद्र C। ठीक, मुख्य फोकस F। अब वस्तु कहाँ रखी है, यही F पर रखी है। ठीक, वस्तु को आपने F पर रख दिया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण भेजेंगे, एक प्रकाश की किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और इसका जब परावर्तन होगा तो ये F से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, F से होकर। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसा करते हैं हम लोग, भेज देते हैं वक्रता केंद्र C से होकर। वक्रता केंद्र C से होकर भेज देते हैं, दर्पण से टकराएगी, अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र C से दूसरी प्रकाश की किरण भेजेंगे, ये दर्पण से टकराएगी और अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से देखेंगे दोनों परावर्तित किरणें अभी तो नहीं काट रही, लेकिन आगे जाकर एक दूसरे को काट देंगी। आगे चलकर एक दूसरे को काट देंगी। यानी जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी गई होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा,
जब वस्तु ये देखो अनंत पर थी वस्तु तो प्रतिबिंब यफ पर बन रहा था, यफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखिए बच्चों इसका लास्ट कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच रखी हो, तो इसके लिए सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे आप, ठीक, अवतल दर्पण एक बना लिया, M1 M2, ये आपकी लाइन हो गई मुख्य अक्ष दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, वस्तु यहाँ रखी गई है। तो अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण भेजेंगे हम लोग, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, एक प्रकाश की किरण भेजेंगे जो मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण भेजेंगे जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और ये टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अगर दोनों परावर्तित किरणों को हम आगे बढ़ाते जाएं तो ये देखो यहाँ पर एक दो दर्पण के पीछे एक दूसरे को काट देंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, वस्तु F तथा P के बीच में रखना है, एक प्रकाश की किरण F से होकर भेजेंगे जो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण को C से भेजेंगे जो टकरा कर अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणों को अगर दर्पण के पीछे बढ़ाते जाए तो एक दूसरे को दर्पण के पीछे काटती हैं, यानी लास्ट कंडीशन में जब वस्तु F और P के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी सीधा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा, आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, यानी जब वस्तु मुख्य फोकस F तथा P के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण लीजिए, ठीक, इसका नाम रखिए M1 M2, ये दर्पण का ध्रुव P हो जाएगा, यहाँ पर फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र भी आपका इधर होगा, ठीक, फोकस F और वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ रखी है, मान लेते हैं हम यहाँ दर्पण के सामने रखी गई है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी ये F से होकर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक, ऐसा लगता है कि F से आ रही है, और वक्रता केंद्र C की ओर जो प्रकाश की किरण जाएगी ये अपने रास्ते वापस लौट जाएगी। तो प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कहाँ बन रहा है, P और F के बीच में, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, यानी जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा P तथा F के बीच, दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा। देखिए यानी जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा और आभासी सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए बच्चों हम 2 मिनट में समझेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना था, कैसे। देखिए मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक, और ये आपका ध्रुव P। अब देखिए यहाँ अनंत है आपका, मान लीजिए यहाँ आपका वक्रता केंद्र C है, यहाँ पर P है, और यहाँ F है, यहाँ P है। वस्तु अगर यहाँ रखी गई होगी, यहाँ रखी गई होगी, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है और यहाँ रखी, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो देखो बच्चों अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, और F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक। और यहाँ पर वस्तु अनंत और C के बीच में है तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनेगा, और C पर है तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है, और यहाँ जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, ठीक। तो आप समझिए अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, F पर है तो अनंत पर बनेगा, अनंत और C के बीच में प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, C और F के बीच में प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनेगा, C पर है तो C पर ही बनेगा, और वस्तु F और P के बीच में है तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा। देखिए पहला पूछ रहा है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो इसमें 5 कंडीशन में, शुरुआत के 5 कंडीशन में सब में प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक, और सिर्फ लास्ट वाले कंडीशन में जब वस्तु F और P के बीच में होगी तब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक।
तो यानी लास्ट वाले में सीधा, बाकी सब में वास्तविक उल्टा। प्रकृति आपको पता चल गई। स्थिति की बात कर लेते, स्थिति आपको बता दिए गए ट्रिक कैसे। आकार की बात करें तो देखो 60वें को आप छोड़ दो, बचे कितने 5। 5वें में पहला 2 छोटा, फिर वस्तु के बराबर, फिर बड़ा बड़ा, यानी पहले छोटा फिर बराबर फिर बड़ा बड़ा। ठीक, तो देखिए आकार में पहले प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखो कंडीशन लाइन से लिखी गई, वस्तु अनंत पर हो, अनंत और सी के बीच में हो, सी पर हो, सी तथा एफ के मध्य हो, एफ पर हो, पी तथा एफ के मध्य पर हो, यानी 1 2 3 4 5 6। पहले प्रतिबिंब छोटा छोटा, इसका प्रतिबिंब छोटा, इसका बराबर, इसका बड़ा, इसका बड़ा, इसका जो है बड़ा। ठीक, तो वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। स्थिति की बात करें, अनंत पर है तो कहाँ पर बनेगा, एफ पर। अनंत और सी के बीच में है तो कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच। ठीक, सी पर है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, सी तथा एफ पर है तो अनंत, सी तथा एफ के बीच तो अनंत तथा सी के बीच। एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। आपको बताया गया था एफ पर है तो अनंत पर, अनंत पर है तो एफ पर। सी तथा एफ के बीच है तो अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच है तो सी तथा एफ के बीच, सी पर है तो सी पर ही। ठीक, पी तथा एफ के बीच है तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। इसी प्रकार प्रकृति की बात करें, मैंने बताया 5 में क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। पांचों कंडीशन वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। सिर्फ लास्ट कंडीशन में आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी सीधा। तो ये हो गया बच्चों, आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका स्फेरिकल मिरर समाप्त होता है। ठीक, इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे F बराबर R/2 के सूत्र का निगमन। उसके बाद 1/f = 1/v + 1/u के सूत्र का निगमन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दर्पण के उपयोग क्या क्या है, चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। ठीक, और यहाँ से आपके दर्पण चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो दर्पण के बाद आप देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, फिर लेंस वगैरह। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह की अगर आगे आप पूरा चैप्टर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, गहराई से पढ़ना चाहते हैं कि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।